हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी की अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में। तो स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन से। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? ये जो है एक मेथड है जिससे हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। ठीक है, जैसे हम वैक्सीन लेते हैं ना, कोरोना की वैक्सीन आई थी, अलग अलग डिजीज़ के जो वैक्सीन होते हैं वो हमारा इम्यूनाइजेशन में आता है। ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है और इसके अगेन दो टाइप्स है इम्यूनाइजेशन के। एक है पैसिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अभी पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम बॉडी की इम्यून सिस्टम को चैलेंज नहीं करते, मतलब हम डायरेक्टली पैसिवली ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडमिनिस्टर करते हैं सीरम या गामा ग्लोबुलिन्स, जो हमारे एंटीबॉडीज़ थे वो लेते कहाँ से? कोई इम्यूनाइज पर्सन है उसके अंदर से ले करके जो नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन है उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी है उसके भी दो टाइप्स है। एक है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरली ही ये एंटीबॉडी पास होते हैं। कॉमनली ये होता है मदर टू बेबी में, जैसे मदर टू बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज़ पास होते हैं। ठीक है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क, जब मदर फीड करते तो ब्रेस्ट मिल्क में भी नेचुरल एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बेबी को इम्यूनिटी देते हैं। तो ये हो गया हमारा पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। फिर पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, मतलब यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ है वो इंजेक्शन से जो भी सब्जेक्ट है या पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसे दिया जाता है। तो इसे कहते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम पेशेंट की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे एक्टिवेट करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंटीजन देंगे और पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये एंटीजन या तो कोई बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है या कोई टॉक्सिन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव जो इम्यूनिटी है उसमें भी दो टाइप्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जांपल है हमारा इन्फेक्शन। अगर हमें कोई इन्फेक्शन लगा है तो वो बैक्टीरिया या वायरस या कोई टॉक्सिन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगे। कभी कभी इन्फेक्शन सब क्लिनिकल होता है, मतलब थोड़े से ही सिम्टम होते हैं लेकिन वो एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बना देता है। तो ये हो गया एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। दूसरा है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जैसे हम वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन में क्या करते हैं? बॉडी के अंदर एंटीजन डालते हैं। जैसे कि कोरोना वैक्सीन था तो कोरोना के जो वायरस होते हैं वो डेड वायरस या जो वायरस की जो पोटेंसी है वो कम कर देते हैं और उसको बॉडी के अंदर डालते हैं। उसकी वजह से हमारा बॉडी उसको आइडेंटिफाई करके उसके सामने एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। कभी कभी जैसे हम टीटी का इंजेक्शन लेते हैं ना, इसमें पूरा एंटीजन नहीं होता, इसमें टॉक्सिन होता है, टिटेनस टॉक्सॉइड, मतलब टिटेनस के जो है वो एंटीबॉडीज़ है जो बॉडी के अंदर डालते हैं और हमारा बॉडी उसके सामने एंटीबॉडी बनाएगा। तो ये हो गया एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये हमारा एक अप्लाइड हो गया इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट अप्लाइड एस्पेक्ट है इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस। इम्यून डेफिशिएंसी डिजीजेस है ये ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसके अंदर नाम ही बता रहा है कि इम्यूनिटी डेफिशिएंट होगी, मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर या तो पूरा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड होगा या कोई कोई कंपोनेंट्स है उसकी डिफेक्ट होगी। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप्स है, एक है कंजेनाइटल और दूसरा है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती और एक्वायर्ड मतलब बाय बर्थ तो उसके अंदर इम्यूनिटी होती है, पर जैसे एड्स बताते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो कंजेनाइटल इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, इसमें आ रहा है हमारा डी जॉर्ज सिंड्रोम जिसके अंदर थाइमस एब्सेंट होती है। ऐसे एक कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जिसके अंदर लिम्फोपीनिया होता है कि लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं या फिर लिम्फोइड टिश्यूज़ है वो भी एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई कंजेनाइटल इम्यून डेफिशिएंसी। हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे शॉर्ट फॉर्म में एड्स कहते हैं। तो ये जो है वो होता है वायरस से। वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जो है वो आरएनए ग्रुप का है, आरएनए रेट्रोवायरस फैमिली। और ये जो वायरस है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं हमारे इम्यून सेल से। इम्यून सेल्स में कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, मोनोसाइट्स के ऊपर, मैक्रोफेजेस के ऊपर एंड डेंड्राइटिक सेल्स, इन सब के ऊपर ये बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, और इन सेल्स का डिस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, हाँ, ये काम कैसे करेगा? जैसे वायरस होस्ट के अंदर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो सबसे पहला जो वायरस है वो पेशेंट के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो एंजाइम है एक जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसका एक्टिवेशन होता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये जो वायरस है ना उसका आरएनए है, ये वायरल आरएनए, उसको कन्वर्ट कर देगा डीएनए में और यूज़ को क्या करेगा? जो पेशेंट है, हॉस्ट है, उसका डीएनए,
तो क्या होगा, जो नॉर्मल होस्ट डीएनए है उसकी एक्टिविटी है वो प्रिवेंट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, अभी एचआईवी का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और लास्ट में ये जो एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये क्या करेगा, होस्ट सेल को रप्चर करके बाहर आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे सेल पे जाके उसको इन्फेक्ट करेगा। ट्रांसमिशन, ये इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो इससे ट्रांसमिट होगा, अगर इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल है वो दूसरा पेशेंट यूज़ करे तो इससे ट्रांसमिट होगा। एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मदर में से चाइल्ड में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। उसे डिटेक्ट कैसे करें, ये तो ये हो गया ट्रांसमिशन रूट, ठीक है। फिर डिटेक्ट कैसे करेंगे, जो एचआईवी के एंटीजन है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो है वो पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वायरस, यहाँ पे वो एलाइजा से डिटेक्ट करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं इसे, और ये बताता है कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है। कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं तो इजी डायग्नोसिस नहीं होता, जैसे कॉमन सिम्टम्स में नौशिया, डायरिया, वेट लॉस, झल्ली से इन्फेक्शन लग जाना, न्यूमोनिया, कोई भी इन्फेक्शन झल्ली से लग जाता है क्योंकि वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, ब्रेन एब्सेस, फिर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस भी डिटोरिएट हो जाते हैं, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसे प्रिवेंट कैसे करना है, सेफ्टी मेजर में पब्लिक का एजुकेशन करना है, फिर एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन को भी एजुकेट करना है कि उसे ब्लड डोनेट नहीं करना है, नीडल शेयर नहीं करनी है, फिर आईवी ड्रग जो यूज़ करते हैं उनको भी एजुकेट करना है, जो फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं उनको भी एजुकेट करना है, प्रेग्नेंट फीमेल से उनकी भी स्क्रीनिंग करनी है, और सेफर सेक्स टेक्निक्स और यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स, ये सभी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। हमारा अप्लाइड फिजियोलॉजी में आएगा हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर ही बता रहा है ज़्यादा, मतलब पावरफुल इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन, और ये एंटीजन है ये एलर्जन होता है, मतलब ये एलर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पहला एक्सपोजर हो रहा है ना, फर्स्ट एक्सपोजर, तो सेंसिटाइजेशन हो जाएगा, मतलब ये इंडिविजुअल है वो सेंसिटाइज होगा ये एलर्जन से, ठीक है। और जब सेकेंड और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स हो गए तो ये रिएक्शन हमें हाइपर सेंसिटिविटी का मिलेगा। तो यहाँ पे हमेशा सेंसिटाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये एलर्जेंस कौन कौन से हो सकते हैं, ये कोई फूड सब्सटेंस भी हो सकता है, कभी कभी बोलते हैं ना कोई मुझे इस फूड की एलर्जी है, इनहेलेंट भी हो सकता है, इनहेलेशन से, कॉन्टैक्टेंट मतलब स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है तो इससे भी एलर्जी होती है, कुछ ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन से भी एलर्जी होती है, इन्फेक्शियस एजेंट है उससे भी एलर्जी हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के 4 टाइप्स है, वो डिपेंड कर रहा है कि इम्यून सिस्टम का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहला आएगा एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी, फिर दूसरा है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, हम लोग एक के बाद एक डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, और चौथा है डीले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो पहला आ रहा है एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं हमारे मास्ट सेल्स के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और इसे रीएजिन भी कहते हैं। तो ये जो एंटीजन या एलर्जन भी जिसको बोल सकते हैं, तो ये एलर्जन या एंटीजन है वो रीएजिन के साथ बाइंड हो जाएगा और बनाएगा एलर्जन रीएजिन कॉम्प्लेक्स। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया ये दोनों का, एलर्जन और रीएजिन दोनों का, तो क्या होगा, ये जो मास्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है ना वो रप्चर हो जाएगी, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये मास्ट सेल्स में से ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे, ठीक है। इसमें से रिलीज हो रहे हैं ग्रेन्यूल्स में से हिस्टामिन, फिर हिपेरिन, फिर SRS स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, फिर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, फिर कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस, और इसकी वजह से होगा एनाफाइलैक्सिस। क्या है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अर्टिकारिया, अस्थमा एंड हे फीवर। साथ साथ में कभी कभी जो स्मूथ मसल है ना उसका भी कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, और साथ साथ में ब्लड वेसल्स का वेजो डायलेटेशन होगा और परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज में से फ्लूइड सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एनाफाइलैक्सिस में क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया कि पहले एलर्जन एंटर हुआ, फिर ये जो हमारा एलर्जन है वो रीएजिन जो IgE थे इसके साथ बाइंड हो गया, एलर्जन रीएजिन का कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर बेजोफिल और मास्ट सेल है उसमें से सब्सटेंसेस रिलीज हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरे बॉडी में वाइड स्प्रेड एलर्जिक रिएक्शन होगा, तो पूरे बॉडी में वेजो डायलेटेशन हो गया,
कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना, तो पूरा फ्लूइड बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है ना, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द सर्कुलेशन, तो इससे क्या होगा, सर्कुलेटरी शॉक, तो इससे पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। दूसरा है जो ल्यूकोट्राइन, हमने बताया स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस, वो क्या कर रहा है, हमारे जो स्मूथ मसल्स है ना ब्रोंकियोल्स के, है ना, ब्रोंकाई होते हैं ऐसे, इसके स्मूथ मसल है ना, उसका स्पाज्म कर देता है। तो अस्थमा जैसा, जैसे लगेगा कि कोई पूरा गला दबा रहा है, तो अस्थमा लाइक अटैक आएगा, स्पाज्म ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंक्यूल, और इसकी वजह से सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है। तो ये है हमारा एनाफाइलैक्सिस है, वो सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। दो चीज़ें होती है, एक तो ब्रोंकोस्पाज्म और दूसरा पूरा वाइड स्प्रेड वेजोडाइलेटेशन और पूरा फ्लूइड बाहर आ जाता है, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का सिम्टम है वो है अर्टिकारिया। हम सब ने भी देखा होगा, कभी कभी ऐसे एलर्जी होती है तो ऐसा रेडनेस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एंटीजन है ना वो स्पेसिफिक स्किन एरिया में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा है वो क्या करेगा, वेजो डायलिटेशन, ये ब्लड वेसल है ना उसका डायलिटेशन करेगा, ठीक है। और जिसकी वजह से ये ऐसे रेडनेस हो जाएगी, साथ साथ में कैपिलरी की परमिएबिलिटी भी बढ़ रही है, तो इससे जो स्वेलिंग हो जाएगी ऐसे, तो इसे कहते हैं हाइव्स, ठीक है। तो ये अर्टिकारिया हो गया। कभी कभी ये हे फीवर होता है। हे फीवर में क्या होगा, ये एलर्जन रिएजिंग रिएक्शन, कभी कभी सिम्टम्स में हे फीवर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो एलर्जन आ रहा है ना उसका और रिएजिन का जो रिएक्शन है वो नोज़ के अंदर होता है, और यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होगा, तो नोज़ की जो ब्लड वेसल है ना उसका वेजोडाइलेटेशन होगा, उसकी कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ेगी, स्वेलिंग होगा, सिक्रीशन, तो जैसे नाक में से पानी निकलना, कभी कभी हमें होता है ना कुछ डस्ट या कुछ होती है तो नेज़ल सिक्रीशंस बढ़ जाते, इरिटेशन नोज़ में से, और स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इसे कहते हैं हे फीवर। फिर है अस्थमा। यहाँ पे एलर्जन और रिएजिन जो रिएक्शन है ना वो ब्रोंक्यूल्स में होता है, लंग्स के, तो ये क्या करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो ये जो मास्ट सेल है वो रिलीज़ करेंगे स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस। तो ये देखो, ये नॉर्मल हमारी ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, तो ये कंस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इससे पेशेंट को डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। तो ये सभी सिम्टम्स हो गए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको कहते हैं हम एनाफाइलैक्सिस, ठीक है ना। 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थी यहाँ पे। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 1 इज एनाफाइलैक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स, फिर डिलेड टाइप। तो सेकंड हम कर रहे हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। टॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी में जो एंटीबॉडीज़ है ना वो रिएक्ट कर रहे हैं एंटीजन के साथ पर सेल के सरफेस के ऊपर, तो साइटो सेल को ही टॉक्सिक हो जाएंगी, मतलब सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, सेल डिस्ट्रक्शन। फिर फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, लाइटिक एंजाइम सब जा करके सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। इसमें IgG एंड IgM एंड कॉम्प्लीमेंट ये इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न, जैसे हीमोलाइटिक डिजीज़ में था ना, मदर RH नेगेटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ये जो बेबी के जो एंटीजन होते हैं ना वो मदर के सर्कुलेशन में जा करके वो एंटीबॉडी बनाएंगे, और ये एंटीबॉडी सेकेंड प्रेगनेंसी में जा करके बेबी के सेल्स RBCs को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इसे कहते हैं साइटो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में भी जो एंटीजन होते हैं वो RBC के ऊपर होते हैं और एंटीबॉडीज इसके साथ बाइंड होकर के सेल का डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये हो गया टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हो गया एनाफाइलैक्सिस, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे कि IgG IgM है ना, फिर न्यूट्रोफिल सियोसिनोफिल लाइसोसोम सेंसाई, और ये सब जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये सर्कुलेट करेंगे, ठीक है, और जा करके कहीं पे डिपॉजिट हो गए। इसमें डिपोजिशन कहाँ होता है, किडनीज में हो सकता है, स्किन में, जॉइंट्स में एंड आइज में। अगर किडनी में डिपॉजिट हो रहे तो वो करेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्किन में जाएंगे तो स्किन रैश, जॉइंट में जाएंगे तो जॉइंट पेन, और हीमेचूरिया अगर किडनी में जाते तो फिर से, ठीक है। तो ये सब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी दिखाई दिया है, ये एंटीजन एंटीबॉडी मिलके इम्यून कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हो गया एनाफाइलैक्सिस, 2 साइटोटॉक्सिक, 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 है डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। यहाँ पे क्या होता है, टाइप 1, 2 एंड 3 में एंटीबॉडीज बन रहे थे जो बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन था, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स है वो बाइंड हो रहे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एंटीजन सबसे पहले हमारा टी लिम्फोसाइट्स उसको डिटेक्ट करेगा और टी लिम्फोसाइट्स का जो क्लोन है वो एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लोन है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल की एक्टिविटी बढ़ा देगा और इसके अंदर हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आएगा। इसके एग्जांपल्स में आएंगे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन।
नेक्स्ट आ रहा है ऑटो इम्यून डिजीजेस। इसमें हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन जाते हैं, तो जिसे कहते हैं ऑटो मीन्स खुद के ही सामने एंटीबॉडी बनना, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, देयर इज़ टॉलरेंस, मतलब नॉर्मली हम अपनी एंटीजन के सामने एंटीबॉडी नहीं बनाते, मतलब टॉलरेंस मतलब एब्सेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। टॉलरेंस किससे के अगेंस्ट होता है, हमारे एंटीजन के अगेंस्ट, सेल्फ एंटीजन, मतलब हमारे एंटीजन के सामने हमारा बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। लेकिन जब ये टॉलरेंस फेल हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टी लिम्फोसाइट से उसका एक्टिवेशन होगा या फिर ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड होंगे, ठीक है, और जो करेंगे हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के सामने ही अटैक कर लेंगे। इसके एग्जांपल्स में एक आएगा हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगी और जॉइंट्स जो है वो पेनफुल हो जाएंगे। सेकेंड है हैशीमोटो थायरोइडाइटिस। इसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं अगेंस्ट थायरोग्लोबुलिन। जो थायरोग्लोबुलिन है वो हमारी थायरोइड ग्लैंड में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, थायरोग्लोबुलिन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे तो थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस एंड रिलीज कम हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेव्स डिजीज़। इसमें भी थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहे हैं, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ है उसका एक्शन होगा टीएसएच के जैसे, और टीएसएच क्या कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन होगा तो सिम्टम्स आएंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के, ठीक है। हाँ, एक और ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। इसमें एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में, यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिम्टम्स हो गए कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन अफेक्ट होगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होगा, तो जैसे कि टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, डबल विजन होगा, डिप्लोपिया, च्यूइंग और स्वॉलोइंग में डिफेक्ट होगी, स्पीच भी अफेक्ट होगी। तो ये हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये हो गए हमारे ऑटो इम्यून डिजीजेस। थैंक यू सो मच।